So we know we have three types of chemical bonding. Ionic bonding that takes place between metals and non-metals. Okay, we studied that, and you should know how to make a dot and cross diagram for ionic compounds similarly as you studied in back in O level. ठीक है, जैसे O level में किया था वैसे ही आपको यहाँ भी बनाना आना चाहिए. I must have asked you to draw the dot and cross diagram for few ionic compounds. अगर नहीं बनाई है तो ये वाली जो सामने लिखी है वो बना सकते हो. अदरवाइज ओ लेवल में जो आपने प्रैक्टिस के लिए पढ़ा था वो भी बना सकते हो. And in ionic compounds, we studied one thing that in an ionic compound, oppositely charged ions arrange themselves in the form of giant ionic lattice like this. Okay, due to which ionic compounds have high melting and boiling points. And moreover, ionic compounds are brittle in nature because if you try to slide a first layer of an ionic compound, then positive ions, they right now positive ions are in front of negative ions. But if you slide the top layer, the positive ions will come in front of the positive ions, due to which the least layers will repel each other. वो collapse कर जाएगा, पूरा बीच में से क्रैक हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी. आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उसका रीजन, उसका आंसर अगर नहीं लिखा था तो वो लिख लो, क्योंकि वो हमें यूजुअली आता है क्वेश्चन में. अराउंड 2 मार्क्स क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है. आई थिंक नहीं लिखा था तो चेक कर लो. लेक्चर में हमने आई थिंक बॉन्डिंग स्टार्ट किया था डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से. ठीक है, चलो ये बात देख लो अपने पास. एक वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन दे आस्क इन योर एएस लेवल, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स.
आवाज आ रही है सबको? कहाँ से आवाज आना बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं, वैसे लगा। यस जीता हाँ, सर। कहाँ तक सुना था? कहाँ तक सुन लिया था आप लोगों ने? सर जहाँ से आप सॉलिड के पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहे थे, मुझे तो वहां तक आया। ओके, चलो दोबारा करते हैं। अच्छा भाई देखो, सॉलिड्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर ओ लेवल में देखा था। इन सॉलिड पार्टिकल दे स्टे इन देयर पोजीशन, दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन बट दे कैन नॉट leave their positions, right? However, in liquids, particles they can move about each other. Whereas in gases, particles they can move randomly in all direction, and they have large spaces between them. Solids में जो spaces होती है ना particles की, liquids में भी almost उतनी ही होती है। Liquid में भी बहुत ज्यादा spaces बढ़ नहीं जाते, distance उनके बीच में almost उतना ही होता है, but the only difference is the particles in the liquid they can move about each other, right? अब ये पार्टिकल्स बेसिकली मैं किसको कह रहा हूँ, एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस को, बिकॉज जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें आयंस होंगे। जब हम किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें एटम्स होते हैं। कोवलेंट के जो आपस में कोवलेंट एटम बॉन्डेड होते हैं, वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनको क्या कहोगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अगर बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये तो पूरा कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन इंडिविजुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कहोगे? एटम कहोगे, आयन नहीं कहोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी ना किया इसने। और अगर मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें यू नो दैट वी हैव मेटल पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय सी और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, क्योंकि मैं कलेक्टिवली सारे सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें आयनिक भी हो सकती है, कोवलेंट भी हो सकती है, मेटालिक भी हो सकती है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेपरेटली फॉर दिस, हमने कलेक्टिव वर्ड बनाया हुआ है जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं, राइट? तो अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो मेन डिफरेंसेस आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में देखे होंगे ओ लेवल में, कि इन सॉलिड्स पार्टिकल दे आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस, they can vibrate about their fixed position but they cannot leave their position. It means solids do not flow. Solids flow नहीं हो सकते, solid अपना shape change नहीं कर सकते, लेकिन liquids में particle they can move about each other. That's why liquids can flow and liquids can change their shape. In gases, particle they move randomly in all direction. They occupy all the available volume to them. So that's why they do not have fixed shape. They do not even have fixed volumes. They occupy the volume of their containers. अभी जो सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के आगे पीछे मूव नहीं हो सकता, उसका रीजन क्या है? बिकॉज दिस पार्टिकल दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन देम, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, क्या है वो? बॉन्डिंग है। आयनिक कंपाउंड के केस में वो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल के केस में वो कोवलेंट बॉन्ड है, और मेटल्स के केस में वो मेटालिक बॉन्ड है। बट इफ यू वांट these particles to move about each other, it means you have to break these bonds. ब्रेक करोगे तभी तो वो मूव करेंगे ना एक दूसरे के आसपास, तभी तो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। और वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आप इनके आयंस तो खत्म नहीं कर रहे हो। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आप ये तो नहीं कह रहे ना कि मैंने आयनिक बॉन्ड को तोड़ दिया। तोड़ने का क्या मतलब है? आपने क्या आयंस खत्म कर दिए हैं पॉजिटिव सी नेगेटिव आयन के बीच में? नहीं, वो तो अपनी जगह पर है। आपने क्या किया है, इन पार्टिकल्स को काइनेटिक हीट एनर्जी देना शुरू करी। वो हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। These particles move more vigorously, or when they move more vigorously, they overcome the forces of attraction between them, और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो हम बेसिकली बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वी आर ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और उस ओवरकमिंग के वर्ड्स को हम बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहते थे और अभी भी कह सकते हैं, राइट? So in order to change the state of any substance from solid to liquid or liquid to gas, you have to heat that particular substance. And why the heating is required? Because you need to supply the enough energies to the particle so that they can overcome the forces of attraction between them. These forces of attraction are bonds. In case of ionic compound, these are ionic bonds. In case of covalent molecule, these are covalent bonds. In case of metals, these are metallic bonds. यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब Yes, when we sir. talk about ionic compounds, so ionic compounds have a giant ionic lattice. अब giant ionic lattice का क्या मतलब है? कि it has many ionic bonds. अगर मैं ionic compound की वो देखता हूँ, डायग्राम देखता हूँ,
अपोजिटली चार्ज आयंस रेगुलरली अरेंज्ड है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आयनिक लैटिस। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेगुलरली अरेंज्ड है, बहुत सारे हैं, इसलिए हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, जाइंट आयोनिक लैटिस। जैसे ये वाली डायग्राम है। ओके, छोड़ो। देखो, अब जब हम आयनिक कंपाउंड को देखते हैं, तो Na पॉजिटिव आयन क्या एक ही क्लोराइड आयन के साथ अट्रैक्टेड है? नहीं, Na पॉजिटिव आयन के राइट पे क्लोराइड आयन है, एक लेफ्ट पे क्लोराइड आयन है, एक नीचे क्लोराइड आयन है, एक ऊपर क्लोराइड आयन है, एक आगे भी है, एक पीछे भी है, जो मैं स्क्रीन पे बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो 2D सरफेस है ना, वो 3D में आ जाएगा। मतलब अब इसी तरह बराबर वाले क्लोराइड के Na पॉजिटिव आयन एक आगे भी है, एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है, एक पीछे भी है, तो ये आपस में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड है ना, एक लार्ज नेटवर्क बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे इस सॉलिड को लिक्विड स्टेट में लेकर आना है, तो वुड इट बी इनफ इफ यू जस्ट एबल टू मूव वन आइन? अगर आप एक Na पॉजिटिव आइन भी मूव करवाना चाहोगे, तो उसके लिए भी आपको भी एक बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक करना है, आपको राइट वाले क्लोराइड के साथ भी फोर्सेस ओवरकम करनी है, लेफ्ट वाले के साथ भी, ऊपर वाले के साथ भी, नीचे वाले के साथ भी, आगे वाले के साथ भी, पीछे वाले के साथ भी। तो क्या आप एक सोडियम आयन को, चलो आपने सारी फोर्सेस ब्रेक कर ली, तो एक सोडियम आयन के मूव होने से क्या पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, आपको तो बहुत सारों के साथ ही करना पड़ेगा। और जब बहुत सारों के साथ करना है तो बहुत सारी एनर्जी देनी है, बहुत सारी एनर्जी देने का क्या मतलब है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। बस सिंपल ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। इन ऑर्डर टू ब्रेक और ओवरकम दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यू नीड टू सप्लाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो इट कम्स यूजुअली फॉर 2 मार्क्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, द आंसर स्टेज फिक्स। तो आंसर आपको याद होना चाहिए, और इसका आंसर क्या है तो मैं लिखवा देता हूँ, ये वर्डिंग प्रॉपरली आपको याद होनी चाहिए। एनिक कंपाउंड्स हैव giant ionic lattice, so huge amount of energy is required to break many strong electrostatic forces of attraction। अभी जो मैनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आयनिक कंपाउंड के केस में, ये क्या है? आयनिक बॉन्ड्स है। तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आप आयनिक बॉन्ड्स भी लिख सकते हो। हम ओ लेवल में लिखते थे आयनिक बॉन्ड्स, लेकिन बेटर है ये लेवल में आप मैनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड यूज करो। मार्किंग की में यूजुअली ये वर्ड यूज हुआ हुआ होता है। जब हम पेपर 2 में इसके आंसर्स लिखेंगे, तो हम मार्किंग की के आंसर्स को भी टैली करेंगे अपने आंसर्स के साथ, जब हमें और अच्छा रियलाइज हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। अच्छा, देखो मेटल्स का हमें ऐसा मेटल भी रिकॉल कर लेते हैं। मेटल्स के अंदर क्या होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटल्स हमारे पास कौन कौन से ग्रुप से होते हैं? फ्रॉम ग्रुप 1 टिल ग्रुप 13 जो होते हैं, दे आर ऑल मेटल्स। मेटल्स में बॉन्डिंग होती है मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन। रिसेंटली मेटालिक बॉन्डिंग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर अब दे से के ड्रॉ मेटालिक बॉन्डिंग। आई शॉकिंगली, जब हम एग्जाम टेस्ट लेते हैं या मॉक्स में देखते हैं, तो बच्चे मेटालिक बॉन्डिंग सही नहीं बना रहे हो लेवल जो बच्चे आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट मेटालिक बॉन्डिंग चाहे कोई भी मेटल हो,
चाहे वो सोडियम मेटल हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, you have to draw a metallic bonding in a same way. Doesn't matter if it is a sodium metal or a copper metal, you just have to make a regularly arranged positive ion, metal positive ion layers like this, which should be surrounded by sea of delocalized electrons. ऐसा ही है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप ऊपर नीचे बनाते हो, इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली अरेंज नहीं बनाएंगे, ऊपर नीचे करके बनाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऊपर कुछ नीचे। और इसकी लेबलिंग, दीज आर मेटल, मेटल पॉजिटिव आइंस। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या कहते थे, दीज आर सी ऑफ delocalized electrons. And as there is a regular arrangement in metals as well, तो जब भी रेगुलर अरेंजमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं लैटिस। इसको हम कहेंगे जाइंट मेटालिक लैटिस। जैसे आयनिक कंपाउंड में जाइंट आयोनिक लैटिस है, इसमें भी हम जाइंट मेटालिक लैटिस पढ़ेंगे। ये हमने कर ली थी, मेरे पास नोट्स में क्यों नहीं लिखा हुआ, हैंडआउट से किया था शायद। चलो, अच्छा डेफिनेशन भी लिख ली थी फिर मेटालिक बॉन्डिंग की। ओके गुड, राइट। अच्छा, ये आंसर कर लिया था, बाय मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके गुड, तो इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे थे। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये काम वैसे सारा ओ लेवल का है, अब पता नहीं क्यों रिसेंटली वो मेटालिक बॉन्डिंग पे क्वेश्चंस बना रहा है, और क्वेश्चंस कोई खास नहीं बना रहा। मेटालिक बॉन्डिंग बना दो, अब वो मेटालिक बॉन्डिंग बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते थे। ओ लेवल में करी हो तो करी हो, ओ एस में कोई नहीं देखता था मेटालिक बॉन्डिंग को, तो ये बोलते थे बच्चों की चीज है। अब वो अक्सर गलत ना किया है, चाहे कोई भी मेटल हो, आपने मेटालिक। उसके बाद मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, वो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करेंगे। एलोराइज कंसिडर कर लेंगे। इशू कर रहा है लग रहा है। सही है, तो हम चलें फिर कोवलेंट बॉन्डिंग पे। ये है, उसको डिफाइन नहीं किया होगा लेवल में, लेकिन हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन and negatively charged shared। कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में हम ये कहते थे, अ बॉन्ड फॉर्म due to sharing of electron। और it takes place between non metals। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी मेटल की बात करते हैं ना, लेट्स से
सोडियम मेटल की जब बात कर रहे थे, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है? अगर उसको स्टेबल होना है, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इतनी कम होती है, इट कैन नॉट पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो लूज कर रहा होता है। जब उसके सामने क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन हैज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इफ यू रिमेंबर, वी मस्ट हैव सीन पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं प्रोडक्ट टेबल में, तो जो राइट साइड पे एटम्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पुलिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। और वो क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मजबूरन सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के सोडियम के शेल से क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो सोडियम +1 चार्ज बना लेगा, और जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इट इज ड्यू टू दी बिग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन जब हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट पे आते हैं ना, तो राइट साइड पे जो एटम्स आपस में जब बॉन्ड करने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इसकी वाटर की, H2O या HCl की, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है तो ज्यादा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब हाँ, प्रोटॉन नंबर में तो डिफरेंस है, लेकिन हाइड्रोजन के पास होता ही पहला शेल है, सिर्फ वही उसका वैलेंस शेल होता है, तो उसका जो वैलेंस शेल है उसके न्यूक्लियस से करीब होता है। तो भाई देखो, बॉन्डिंग शेयरिंग होती है, और शेयरिंग में हम लोग तो कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे होते केयरिंग। हाइड्रोजन कहता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता हूँ, ऑक्सीजन कहता है सही है, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता हूँ, दोनों हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ओरिजिनली ऑक्सीजन की नियत पता है क्या होती है? कि जैसे ही हाइड्रोजन अपना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, मैं उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा। यही काम हाइड्रोजन भी यही सोच के आता है कि जैसे ही ऑक्सीजन अपना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा शेयरिंग के लिए, मैं लेके भाग जाऊंगा। होता क्या है कि दोनों जब अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों के पास, किसी के पास इतनी पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, वो इतनी है कि एक दूसरे का छीन नहीं सकते। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रहता है ज्यादा ऑक्सीजन की करीब। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट क्यों कर रहा है भाई? ऑक्सीजन, अगर मैं किसी भी कोवलेंट कंपाउंड की बात, तो each bonded atom has a positively charged nucleus at its center because it has protons, and the negatively charged electron जो कि as a shared pair of electrons है। अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम, तो उसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर में, और अगर क्लोरीन एटम को देखूं तो उसके पास भी एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर में। ये चार्जेस के आइंस नहीं है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं, ये एटम्स ही बने हुए हैं। मैं ये जो बीच में पॉजिटिव साइन दिखा रहा हूँ ना, ये न्यूक्लियस का दिखा रहा हूँ। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस इस नेगेटिवली चार्ज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्लोरीन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया। दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई? ये बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है ना। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है ना। अगर मैं कोवेलेंट, क्या कह रहे हो? कुछ पूछ रहे हो बच्चे? चलो, तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग को हम डिफाइन करने जाएंगे, वो डिफाइन हम कैसे करेंगे? बच्चे कुछ पूछ रहे हो? कोवलेंट बॉन्डिंग इज बेसिकली अ बॉन्ड फॉर्म between positively charged nuclei of the bonded atoms and negatively charged shared pair of electrons. लिख लो ये डेफिनेशन।
bond formed between positively charged nuclei of bonded atoms and negatively charged shared pair of electrons. इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं. तो अगेन ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है ना बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड द नेगेटिवली चार्ज शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर. ओके. अब कोवलेंट बॉन्डिंग हम शो करते हैं बाय डॉट. कोवलेंट बॉन्डिंग हम कहते थे कि बिटवीन नॉन मेटल्स होती है, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग उन दो एटम्स के बीच में होती है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या? इट इज द पुलिंग पावर ऑफ एनी एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. जब हम कोवलेंट के केस में बात करेंगे ना, तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. देखो सोडियम, पॉलिंग्स की डाटा बुकलेट है सामने, तो पॉलिंग्स की वैल्यू देखो. इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.7, मतलब अब आपको अगर मैं कोई दो एटम्स कह दूं ना, अब आपको ये नहीं देखना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. यू हैव टू सी देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस. एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, so if you get the value of electronegativity difference to be greater than 1.7, then the bond formed between those two atoms would be a ionic bond. जितना ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूजिंग कर रहा होगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेनिंग कर रहा होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेबिलिटी एक एटम की ज्यादा है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है, तो वो लूज कर जाएगा, और जिसकी गेनिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो गेन कर जाएगा. सिमिलरली इफ योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू इज लेस देन 1.7, मतलब 1.7 से कम है, तो इट मींस के two bonded atoms, they do not have enough electronegativities to snatch the electron from the other atom. So instead of transfer of electrons, sharing of electron will take place. और उसके बाद क्या हो रहा होगा? कोवलेंट बॉन्डिंग हो रहा होगा. अगर आप देख के करना चाहो ये बात, वैसे 1.4 वैल्यू भी जी बोलो. सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हम बना सकते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग? डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ सारे नहीं बना सकते, लेकिन कुछ हैं जो बना जाते हैं. एल्यूमिनियम जैसे है ना ग्रुप 13 का, वो कोवलेंट बॉन्ड बना जाता है क्योंकि वो राइट साइड पे ज्यादा जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है. तो नॉन मेटल्स के साथ डिफरेंस जब निकालते हैं ना तो वो कम होती है. लेकिन क्या कोई डी ब्लॉक मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? तो हाँ, कुछ बनाते हैं, वो हम A2 में पढ़ते हैं बेसिकली. ओके. लेकिन उनकी जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. ठीक है. अच्छा मुझे जरा 2 मिनट दो, आई हैव टू रीस्टार्ट माय राउटर. आज बार बार ना ये स्क्रीन रो रही है. 2 मिनट देना मुझे, कॉल पे ही रहना, ड्रॉप नहीं करना कोई. ओके. तो हमारा जो ऑक्टेट रूल था, डुप्लेट रूल था, वो तो चला वहां पे ओ लेवल. अभी थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन उससे पहले जो ओ लेवल में आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाई थी स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन एटम just need two electrons to get stable. Each hydrogen atom has one valence electron in its shell. तो हम ओ लेवल में कहते थे भाई, number of covalent bonds made by any atom is equals to number of electrons it requires in its valence shell. If we recall, all group 4 elements, they already have 4 electrons in their valence shell.
they need 4 more electrons to complete their valence shell, so they will only make 4 covalent bonds. कार्बन है जैसे 4 covalent bond बनाएगा, सिलिकॉन है ग्रुप 4 का 4 covalent bond बनाएगा. But if we talk about group 5 elements like nitrogen and phosphorus, they have 5 valence electrons. They need 3 more electrons to complete their valence shell. If they need 3 more electrons, they will only share 3 electrons to get 3 electrons in return. So group 5 element like nitrogen 3 covalent bond बनाता था. Carbon from group 4 it used to make 4 covalent bonds. What about group 6 element? Oxygen था जैसे. They have 6 valence electrons. They need 2 more electrons. They make 2 covalent bonds. Group 7 element like chlorine. They have 7 valence electrons. They need 1 more electron, so they make 1 covalent bond. And hydrogen only has 1 valence electron. It shares that electron to make 1 covalent bond. ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना. अब हाइड्रोजन गैस में we have 2 hydrogen atoms bonded to each other. How do we make the covalent bonding of a hydrogen molecule? 2 hydrogen atoms लिखो, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाना है, तो बीच में एक ऐसी डंडी बना दो और each hydrogen atom will share its 1 electron to make this covalent bond. या तो आपने यूं बनाई होगी डायग्राम, या फिर आपने यूं बनाई होगी कि शेडपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में इस तरह से दिखाया होगा डॉट एंड क्रॉस, या फिर आपने ओ लेवल में डायग्राम शेल्स बनाए होंगे, वैलेंस शेल, और उनके जो ओवरलैपिंग रीजन है उसमें आपने वैलेंस शेडपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा. राइट, ऐसे ही कुछ किया होगा ना सबने. अब आपके पास आपको आनी तो अभी भी तीनों चाहिए, लेकिन यूजुअली हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाले से काम चलाते हैं लेवल में. ऑक्सीजन गैस, फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन गैस इज O2. ठीक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल के तो फॉर्मूला में याद रखने पड़ते हैं. ऑक्सीजन गैस की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैसे बनाओगे? वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड ऑक्सीजन मेक्स 2 कोवलेंट बॉन्ड, so they will make 2 covalent bond between these 2 atoms. और शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन में each bonded atom will share 1 electron to make 1 covalent bond. Oxygen has 6 valence electrons, right? So 2 of those electrons are used to make a covalent bond. Rest of the other 4 electrons will be there in the valence shell as a lone pair, right? ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें. और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है यहाँ तक बात? की प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं अभी तो हम. और कौन सी बॉन्डिंग थी? नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? N2. In nitrogen gas, a molecule have 2 nitrogen atoms bonded to each other like this, and each nitrogen atom makes 3 covalent bonds. तो 5 का है ना. In order to make these 3 covalent bonds, each bonded nitrogen atom have to share 3 electrons. In order to make 1 covalent bond, 2 electrons are involved in bonding, 1 from each bonded atom. तो दोनों नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाना है और आपस में ही बनाएंगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं ना फॉर्मूला में, तो 2 नाइट्रोजन ही है. नाइट्रोजन के बाद जैसे क्लोरीन, ग्रुप 7 का भी बना के देख लेते हैं. क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला हुआ Cl2. ठीक है, क्लोरीन एटम इज फ्रॉम ग्रुप 7, तो 2 क्लोरीन एटम विल मेक 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच अदर. ठीक है, बना लोगे ना ये. मैं तो इसे जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो लेवल में आपने प्रैक्टिस की भी अच्छे से. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो रोक के पूछ लेना. हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सारे फॉर्मूले में अभी आपको करवा रहा हूँ ना, ये स्पेसिफिकली सिलेबस में गिवन है कि ये प्रैक्टिस करवाना है दोबारा से. हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl. हाइड्रोजन एटम है एक और एक क्लोरीन एटम है. हाइड्रोजन एटम ने भी एक बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन ने भी एक बॉन्ड बनाना है, तो बीच में कंडी आ जाएगी.
इन ऑर्डर टू मेक दिस कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा, क्लोरीन एक शेयरिंग पे लगाएगा, लेकिन वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लोरीन के 7 है, सारे बनाने हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था बिल्कुल ओ लेवल में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाया था आपने, इफ यू रिकॉल। वो बनाएंगे अब हम। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। दिस मॉलिक्यूल वी हैव 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो राइट वाले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड, और फिर आपस में डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कार्बन को। राइट वाले ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड। ठीक है। फिर उसके बाद भी है अमोनिया। अमोनिया गैस का जो फॉर्मूला था दैट वाज NH3 नाइट्रोजन एंड वी हैड 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एक ही बनाता है, तो नाइट्रोजन हर हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा और एक बैलेंस, एक लोन पेयर बैलेंस शेल में आ जाएगा। मीथेन CH4, we have 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ठीक है। ये तो ऑर्गेनिक में भी इतना बनाया होगा, बस डॉट एंड क्रॉस नहीं बनाते थे ऑर्गेनिक में। यहाँ पे अगर डॉट एंड क्रॉस दिखाओगे तो कार्बन के पास बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीथेन के बाद लेट से इथेन C2H6। अबे याददाश्त आ गई ये सारी। बढ़ जाऊं अब आगे में, ये कर लोगे कोवलेंट बॉन्डिंग डॉट एंड क्रॉस। चलो, बस ये इथेन है, इथीन बना लोगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा उसमें, 2 कार्बन के बीच में। यस सर। चलो एक इथीन भी बना लेना अपने पास। ठीक है, मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ इसको। क्या रहते हैं, इथीन। अरे यार, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस बना रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं। अब जैसे हमने वाटर बनाया ना, H2 वाटर बनाया नहीं वैसे, लेकिन आपको पता है वाटर की बॉन्डिंग। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p 2 सॉरी 2p4। अब थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल तो होता नहीं है इसके पास, और सेकंड शेल के पास सिर्फ S सब शेल होता है और P सब शेल होता है, इसके अलावा भी कुछ नहीं होता। अब अगर मैं ऑक्सीजन के P सब शेल को देखूं तो उसमें वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम पहले सिंगली फिल्ड करते हैं और फिर पेयरिंग करते हैं। तो इसके जो 2px के इलेक्ट्रॉन है वो तो पेयर्ड है, लेकिन जो 2py और 2pz के इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो बॉन्डिंग करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग नहीं करता। तो ऑक्सीजन के पास इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 बॉन्ड बना, उससे ज्यादा बना नहीं सकता। राइट। अच्छा, ठीक है यहाँ तक। ग्रुप 16 में सल्फर भी होता है, पर फर्क क्या है कि सल्फर जो है ना वो पीरियड 3 का है। लाइक इफ वी कंसिडर सल्फर एटम फ्रॉम पीरियड 3, तो जो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। राइट। अच्छा, सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अगर मैं सल्फर का p सब शेल देखूं जो लास्ट ऑर्बिटल है उसका, उसमें वी हैव अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स
two of which are paired and the other last two are unpaired electrons. Sulfur should also make two covalent bonds, right? लेकिन सल्फर का जो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है उसके पास एक 3D भी तो है ना जो खाली पड़ा हुआ है। मतलब सल्फर जब बॉन्डिंग बनाएगा तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ दो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएंगे उसके साथ, तो वो दो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और उसके थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया इसने, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स है ना उनके पास एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है। तो जो एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियड 3 एंड बियॉन्ड, देखो पीरियड 2 के पास तो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल तक होता है ना, एलिमेंट्स के पास जितने भी शेल्स होते हैं, तो सेकंड प्रिंसिपल शेल के पास सिर्फ 2s और 2p होता है, तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। लेकिन एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 या पीरियड 4 अगर हम देखें, कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रख सकते हैं। यही बात तो हुई है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन होल्ड इज 18, तो क्या वो शेयरिंग करने में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता अपने पास? ठीक है, रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ओ लेवल में सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग नहीं बनाई, आपने फॉर्मूला जरूर याद किया होगा इसका, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग बनाई थी क्या? रिकॉल करो, और अगर नहीं याद आ रही तो अगर आपको ऐसा लगा कि आपने बनाई थी तो जरा बना के बताओ। आपका जो रूल था वही नहीं लगेगा उसमें। आपका रूल क्या था कि ग्रुप 6 के एलिमेंट दे मेक ओनली 2 कोवेलेंट बॉन्ड, सल्फर एज वेल एज ऑक्सीजन, दे बोथ आर फ्रॉम ग्रुप 6। अगर दोनों ने दो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो फॉर्मूला में वी हैव 1 सल्फर एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। सल्फर के तो हो गए 2 बॉन्ड, अब सल्फर क्या करे? ऑक्सीजन कह रहा है कि मुझे तो एक एक बॉन्ड और बनाना है। अगर आप जबरदस्ती बनाओगे बॉन्ड तो सल्फर के तो 4 बॉन्ड हो गए। यही बॉन्डिंग है वैसे सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है। सल्फर क्यों 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा नहीं बना सकता, सल्फर 2 से ज्यादा बना सकता है, बिकॉज सल्फर कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। क्योंकि सल्फर का जो लास्ट शेल है वो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, उसके पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑक्सीजन का जो लास्ट शेल है वो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, उसके पास जगह ही नहीं है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की। सल्फर का जो लास्ट शेल है वो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी उसके पास बहुत जगह है अभी। ठीक है, क्योंकि उसका 3D पूरा खाली पड़ा हुआ है। सर सल्फर के पास समझ आई 3D बात? कैसे? सल्फर के बाद थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है तो उसके जितने भी सब शेल हैं सल्फर के पास हैं। बस फर्क क्या है कि वो 3D हम लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी है ना, 0 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है तो उसके पास। ओके ओके। अब दूसरा सवाल आपका ये आएगा कि सल्फर चलो मान लिया 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा रहा है। अभी अभी मैंने कहा इस शेयरिंग पे लगाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होने चाहिए। अब सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउट ऑफ 6 4 तो उसने यहाँ पे 2 यहाँ लगा दिए राइट वाले ऑक्सीजन के साथ, 2 लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ, और 2 एज अ लोन पेयर आ गया उसका। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बदले में 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑक्सीजन से आए 7 8, और राइट वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन आए 8 9 10। तो सल्फर के एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 18 तक आ सकते हैं, अभी 10। लेकिन सवाल यह है कि वो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सल्फर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा रहा है, 2 लगाया उसने क्योंकि 2 अनपेयर्ड थे, बाकी के 2 जो शेयरिंग पे लगा रहा है दूसरा ऑक्सीजन के साथ, वो कहाँ से आया उसके पास? अनपेयर्ड तो नहीं थे। जरा इस चीज पर गौर से देखना। देखो सल्फर का जो 3s है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का जो 3p है उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो सल्फर का, एक मिनट, सल्फर का जो 3D है
वो तो पूरा एम्प्टी पड़ा हुआ है। इसके पास भी सब शेल्स तो 4 है लेकिन पूरा एम्प्टी। 3s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3s का बॉन्डिंग से भी लेना देना ही नहीं है। हाँ, 3p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो 2 है तो 4 बॉन्ड कैसे बनाती है? तो करता है क्या है, कोई भी एटम जब वो मोर देन 2 बॉन्ड बनाने जा रहे हैं अपनी कैपेसिटी पे। 3p5 क्यों कह रहे हो मुसव्विर? सल्फर के पास तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 3p4 तक 16 हो गए। 3p5 वाली बात समझ नहीं आई, जरा पूछ लो, माइक खोल के पूछ लो। अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो 3d पे क्यों है? 4 तक इलेक्ट्रॉन, 3d के पास तो 0 है ना, ये कह रहा हूँ मैं। वाई 3d? मैं ये कह रहा हूँ कि 3d एग्जिस्ट तो करता है ना सल्फर के लिए, क्योंकि थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है उसके पास। 3 का s फेल है, 3 का p फेल है, 3 का d है लेकिन वो फिल्ड नहीं है, एम्प्टी है। इसलिए हम उसको दिखाते भी नहीं थे, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। अब उसका काम क्या है वो अब समझ आएगा। सही। ठीक है, चलो। अच्छा अब देखो, होता क्या है कि सल्फर पहले, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर पहले करता क्या है कि वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है कि सल्फर के जो दो 2px में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना फेंक देता है 3d में, 3d के ऑर्बिटल में। तो p में फिर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है। That's how sulfur have 4 unpaired electron now and it can make 4 covalent bonds. ऑक्सीजन ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास उसका जो 2p है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो रहेंगे 2 अनपेयर्ड ही। वो अपने इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे कहाँ फेंके, आगे तो कुछ है ही नहीं उसके पास। 2p के बाद 2d थोड़ी है, 2 सेकंड शेल के बाद 2s और 2p है। तो इसको हम कहते हैं सल्फर जो है ना, जो आपका ओ लेवल का ऑक्टेट रूल था ना, वो डिफाई कर रहा है। इट इज डिफाइंग ऑक्टेट रूल, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल, दिस इज डिफाइंग ऑक्टेट। और ये डिफाइंग ऑक्टेट रूल दो लोग कर सकते हैं, एक तो पीरियड 3 और एलिमेंट उसके बियॉन्ड जो है जिनके पास डी 3d होता है। और ऑक्टेट रूल डिफाई जो है ना, बोरॉन भी करता है, बेरिलियम भी करता है, उसको भी हम देखेंगे अभी। पहले जरा ये तो देख ले कि हाउ डू द एटम डिफाई ऑक्टेट रूल बाय हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग अब आपको बनानी आनी चाहिए, वो ऐसे बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, इसके बाद और क्या हमारे पास कौन सी एग्जांपल है जिसमें ऑक्टेट रूल डिफाई होता है? देखो, फास्फोरस क्लोराइड, एक तो होता है फास्फोरस 3 क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होगा PCl3। इसकी बॉन्डिंग तो अमोनिया की जैसे बनती है वैसी बनेगी ना। फास्फोरस इज फ्रॉम ग्रुप 15, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 3d इसके पास भी है। ठीक है, लेकिन फास्फोरस जब बॉन्डिंग करने जाता है तो वो दोनों काम कर सकता है। अब वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जब फास्फोरस और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ है तो PCl3 बनेगा या कुछ और बनेगा।
लेकिन अगर फास्फोरस PCl3 बनाता है तो फास्फोरस हैज टू मेक वन कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच ऑफ द क्लोरीन एटम्स, जो कि 3 क्लोरीन है। क्लोरीन एक एटम अपने शेयरिंग पे लगाएगा, और सॉरी क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग पे लगाएगा इन ऑर्डर टू मेक ईच बॉन्ड, और फास्फोरस 3 लगा रहा है शेयरिंग पे। ये इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है। अगर मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही बनाऊं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये 3p5 है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके 3pz में, और फास्फोरस के जो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो एक 3px में, एक 3py में है, और एक 3pz में। अगर मैं ऐसी ऑर्बिटल, चलो वो बाद में बनाएंगे, लेकिन आपको ये समझ आ गया ना कि क्लोरीन का हर एटम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि जाके ओवरलैप कर रहा है फास्फोरस के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन फास्फोरस जो है ना, वो एक और कंपाउंड बना सकता है क्लोरीन के साथ, जिसको हम कहते हैं फास्फोरस 5 क्लोराइड, और उसका फॉर्मूला होता है PCl5। अब रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि क्या टेम्परेचर और क्या प्रेशर है कि वो PCl5 बनाए या PCl3 बनाए, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमें ये पता है कि अभी PCl5 बनाए, PCl5 में बॉन्डिंग कैसे हो, फास्फोरस उसमें पे 3 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है ना, हर क्लोरीन एक ही बना रहा है, फास्फोरस 5 बना रहा है, और फास्फोरस 5 कैसे बना रहा होगा वो मैं पूछ रहा हूँ। इसमें भी फास्फोरस वही काम करेगा जो सल्फर ने किया, फास्फोरस ऑक्टेट रूल को डिफाई करेगा। मतलब फास्फोरस के जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पहले चला जाएगा फास्फोरस के 3d में, क्योंकि फास्फोरस के पास 3d भी तो है ना, जो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब फास्फोरस के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब अब फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी डिफाइंग ऑक्टेट रूल है, 1 2 3 4 एंड 5। ये सारी एग्जाम्पल्स आपको याद रखना, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, पांचों के पांचों शेयरिंग पे लगा दिए। ठीक है, यस सर। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्टेट रूल डिफाई करेगा। मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं जो ऑक्टेट रूल डिफाई करेंगे, ये हमारा सिलेबस 3 एग्जाम्पल कहता है कि वो तो याद होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा वो खुद से भी कोई एग्जाम्पल दे सकता है, तो उसमें वो पूछ लेगा कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये 3 एग्जाम्पल तो याद करनी है जिसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्टेट रूल डिफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो वाले एटम्स भी बताऊंगा जो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं, तो लेवल में। लेकिन वो भी ऑक्टेट रूल डिफाई ही होता है ना, ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा तो डुप्लेट फॉलो हो रहा है, तो ऑक्टेट को डिफाई कर रहा है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है SF6। अब सल्फर के बारे में हमारी क्या बात है कि सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है। क्या सल्फर केपेबल है 6 बॉन्ड बनाने के? जब हमने अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो वो थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसका बाद 3d भी है जो कि वैकेंट पड़ा हुआ है, इसे हम लिख नहीं रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही लिखते हैं ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन फिल हुए हुए होते हैं।
इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3p में 4 थे। अब होगा क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3s से इधर जाएगा और एक 3p x से निकलेगा और एक 3s से निकलेगा। इस तरह से सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर? 6। 6। तो वो 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक 3s में अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड इसके पास 3p में आ जाएंगे और 2 अनपेयर्ड 3d में आ जाएंगे। और इसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से दिखेगी। सल्फर है, इट हैज 6 फ्लोरीन एटम्स बॉन्डेड टू 1 सल्फर एटम। सल्फर के बैलेंस शेल में तो टोटल थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, उसके बाद टोटल 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगते हैं। सर जी बेटा। सर इसकी बॉन्डिंग बनाने के लिए आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है और आती है। ओके। इसके अलावा भी आ सकती है, फिर वो बताएगा कि ऑक्टेट विल डिफाई, और कोई ना कोई हिंट देगा, वो पेपर करते वक्त समझ आएगा हमें क्वेश्चन करते हुए। बॉन्डिंग बनाने के लिए बिल्कुल आ सकती है। अभी जो स्टार्ट है, अभी तो बहुत कुछ है इसकी बॉन्डिंग में। हाँ श्योर शयान, बस वी आर एंडिंग इट। ठीक है, चलो अभी यहाँ तक कॉपी करके चले जाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।